मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो लेसन है वो थर्ड लेसन चला हुआ है हिस्ट्री का। लेसन का नाम है प्रारंभिक समाज, बंधुत्व, जाति व वर्ग। इस लेसन में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो काल था लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक 1200 सालों का जो ये काल था, इसमें अनेक जातिगत जो चेंजेस थे वो समाज में देखे गए, जिनका भारतीय समाज पर दूरगामी असर देखा गया। इसलिए आज हम जाति व्यवस्था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जाति व्यवस्था से पहले भारतीय समाज कैसे था, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। नॉर्मली जो भारतीय समाज था, जैसे ही भारत में वैदिक संस्कृति पनपी आर्यों के आगमन के बाद, तो इसमें प्रारंभिक जो समाज था वहाँ जाति व्यवस्था नहीं अपितु उसकी बजाय वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण संस्कृत का शब्द है, संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वो रंग भी होता है। अलग अलग अर्थों में वर्ण का जो अर्थ है वो लिया जाता है। जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक संस्कृति के अनुसार, जो भारत दुनिया की सबसे प्राचीन बुक है ऋग्वेद, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन, तो ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल में भी जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था के ऊपर काफ़ी लिखा गया है। इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक समाज था वो वर्ण आधारित समाज था। इसमें 4 प्रमुख वर्ण होते थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस समय समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी। जो ब्राह्मण होते थे उनका समाज में सर्वोच्च स्थान होता था, और इनका जो प्रमुख कार्य होता था वो समाज में शिक्षा प्रदान करना था। यज्ञ अनुष्ठान जो भी होते थे ये सभी चीज़ें ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न की जाती थी। उसके बाद ब्राह्मणों के बाद अक्षत्रिय होते थे, ये शासक वर्ग होता था, और शासन करना, युद्ध लड़ना, वीरता का प्रदर्शन करना अक्षत्रियों का काम होता था। तीसरा जो वर्ग होता था वो होते थे वैश्य, ये किसान, खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे। और जो चौथा वर्ग होता था, वर्ण होता था, वो होता था शूद्र। इनको निम्न जाति के लोग कहा जाता था। इनका समाज में स्थान सबसे निम्न होता था, और इनको अच्छी दृष्टि से या इनको समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज सबसे पहले वर्ण मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, उसके बाद जाति व्यवस्था। जैसे जैसे समाज जो था वो जटिल होता गया, और समाज में अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिवर्तन थे वो देखे जाने शुरू हो गए। व्यापार की उन्नति हुई, राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा मजबूत हुई, और नगरों का विकास हुआ। इन सभी कारणों से क्या हुआ कि बाद में अनेक ऐसे वर्ग उत्पन्न हुए, अनेक ऐसे व्यवसाय उत्पन्न हुए जिनको वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा जा सकता था। बाद में जो समय ये नई व्यवस्थाएं थी, इनको जाति व्यवस्था में समाहित किया गया। अलग अलग लोग थे, कई घड़े बनाने वाले थे, कोई लोहे का काम करने वाले थे, कोई पत्थरों को तराशने का काम करते थे, शिल्पकार थे, सोने का काम करने वाले सुनार थे, बढ़ई थे। इन सभी लोगों को बाद में जाति व्यवस्था के अंदर स्थान दिया गया। इस प्रकार भारत में जाति व्यवस्था का सिस्टम शुरू हुआ। जाति का मतलब होता है धारण करना। उसके बाद है कि ये जो जाति व्यवस्था थी, इसको कहीं ना कहीं सामाजिक आधार प्रदान करने के लिए धर्मशास्त्रों की, जो इस काल में धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के द्वारा पुस्तकें रची गई, उनकी सहायता ली गई। इस पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं एक सामाजिक आधार प्रदान करने के लिए, जैसे कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जाति व्यवस्था एक दैवीय उत्पत्ति है। धर्मशास्त्रों के माध्यम से, ताकि समाज में लोग विरोध न कर सके, विद्रोह न कर सके, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाने की व्यवस्था की गई, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे, जिनको जाति व्यवस्था में समाहित किया गया, कि जो जाति व्यवस्था है ये इसका निर्माण किसी ब्राह्मण ने नहीं किया,
इसका निर्माण दैवीय रूप से हुआ है, इसकी उत्पत्ति करने वाला भगवान है। जैसे कि उन्होंने बताया कि भगवान जो है वो जो भगवान ब्रह्मा है जिसने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने कहा कि जैसे जो ब्रह्मा जी का मुख है, जो ऊपरी भाग है सिर, वो ब्राह्मण है, शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान उत्पन्न करना इसका काम है। बाद में उन्होंने कहा कि जो भुजाएं हैं, जो ब्रह्मा जी की भगवान की भुजाएं हैं, वो है अक्षत्रिय, जो युद्ध लड़ते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। और बाद में जो उदर होता है, पेट होता है, या नीचे का जो भाग है, इसको वैश्य के रूप में कहा गया, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। और जो नीचे का भाग थी जंघाएं या पाँव, इनको भगवान के पाँव के रूप में, जिनको शूद्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रकार से जाति व्यवस्था को इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जा सके। उसके बाद है धर्मशास्त्रों में जाति व्यवस्था के बारे में, इसको सार्थक रूप या इसको एक प्रकार से मान्य बनाने के लिए एक और सिद्धांत, कई सिद्धांत दिए गए, जैसे आत्मा है, कर्म है, पुनर्जन्म सिद्धांत। इन्होंने इसके माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की कि जो जाति व्यवस्था है वो किसी इंसान के द्वारा या इंसानों के द्वारा बनाई गई नहीं है, बल्कि जैसे व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, यदि इंसान अच्छे कर्म करता है तो बाद में उसका जो जन्म होता है तो उन कर्मों के प्रतिफल उसको, यदि अच्छे कर्म किए तो उच्च जाति प्रदान होती है, और यदि उसने निम्न कर्म किए, अच्छे कर्म नहीं किए, तो उनको निम्न जाति प्रदान होती है। तो उन्होंने आत्मा कर्म पुनर्जन्म का सिद्धांत जो था, इसके माध्यम से भी जाति व्यवस्था को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की। उसके बाद है राजा का कर्तव्य। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ रचित हुए, धर्मशास्त्रों की रचना हुई, इसमें जो राजा था उसको जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे अहम माना गया। इसमें ये राजा से उपेक्षा की जाती थी कि राजा अपने व्यवस्था के माध्यम से जाति व्यवस्था को बनाए रखे, ताकि कोई व्यक्ति जाति के जो नियम थे, विवाह संबंधी नियम थे, खान पान